नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिशाचमोचन कुंड में युवक का तैरता मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस। हैदराबाद गेट से चितईपुर मार्ग की स्थिति बद से बदतर, सीवर के पानी से होकर गुजर रहे लोग। बाबा श्री काल भैरव की स्वर्ण रजत पंच बदन प्रतिमा की निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। और वन महोत्सव के तहत इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में हुआ पौधरोपण। अब खबरें विस्तार से। पिशाचमोचन कुंड में युवक का तैरता शव मिला, पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। सिगरा थाना अंतर्गत पिशाचमोचन पोखरे के पास युवक के शव को देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुटने लगी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। सूचना पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मृतक के भाई तौफीक ने बताया कि हम लल्लापुरा के निवासी हैं। मृतक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम आजिम है। कल बड़ा भाई आजिम जहां काम करता था वहां से पैसे लेने गया था, जहां उसने गाली गलौज की। जब आजिम काम पर पहुंचा तो उसे इस बात की जानकारी हुई और वह बेहद गुस्से में था। कल 12 बजे से वह गायब था। हम लोग पूरी रात उसकी खोजबीन किए लेकिन उसका पता नहीं चल सका और आज यहां पर उसका शव मिला है। हैदराबाद गेट से चितईपुर मार्ग की स्थिति बद से बदतर होती गई है। सीवर के पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं। चितईपुर थाना अंतर्गत हैदराबाद गेट से चितईपुर जाने वाले मार्ग और इस मार्ग में स्थित विवेक नगर कॉलोनी की स्थिति बरसात के दिनों में बद से बदतर हो जाती है। सड़क मार्ग और कॉलोनी में सीवर के साथ ही बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मार्ग में पानी भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल चलने वालों के ऊपर गंदा पानी भी पड़ता रहता है। विवेक नगर कॉलोनी के निवासी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 12 वर्षों से सीवर की समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीवर की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। सीवर की सफाई नहीं होने के कारण इसमें पानी भर जाता है और जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विवेक नगर कॉलोनी में रहने वाले एक छात्र ने बताया कि बरसात के बाद आने जाने में बहुत ही समस्या होती है और आए दिन बच्चे, बूढ़े और अन्य लोग इस सीवर के गंदे पानी में गिर जाते हैं। यहाँ विगत कई वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में लोगों को इसी मार्ग से होकर आना जाना पड़ता है और कोई अन्य मार्ग नहीं है इस कॉलोनी में आने जाने के लिए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। पढ़ते हैं और बहुत मतलब हम लोग का डेली आना जाना रहता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगती है। बस हल्की सी बारिश पे पूरा एकदम भर जाता है, नहर की जैसा एकदम। तो कैसे आप लोग जाते आते हैं? बस किनारे से निकल के जाते हैं लोग, नहीं तो जब पूरा पानी भरा रहता है तो निकलते हैं लोग पानी में से। हाँ, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है इसके लिए, और नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे पार्षद लोग भी हो गए हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग पार्षद का चुनाव हुआ, जीते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हम तो यही कहेंगे एक बार ध्यान दे और थोड़ा सही करवाए। लेकिन एक साल लगभग हम से वहीं देख रहे हैं, हमेशा पानी लगा रहता है पहले भी। उसके बाद वहाँ पे जो तिराहे पे मुड़ता है वहाँ पे भी और ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि नाली ही भर गया है जो केसरी सुपरमार्केट के सामने है। तो समस्या कितनी होती है आप लोगों को? समस्या तो बहुत है सर। यही बगल में हमारा मकान है, मैं रहता हूँ। 2012 से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये गली का आज तक कोई निर्माण ही नहीं हुआ। इसी तरह बरसात में पानी लगता है। डेंगू से करीब 75% लोग ग्रसित हो जाते हैं। न इसमें कोई सरकार कार्रवाई कर रही है, नहीं किए। साहब हैं सभासद जी हैं, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए।
यहाँ के नागरिकों के विषय में उनको सोचना चाहिए कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। इस पानी को हम लोग झेलते, जब अधिक बरसात हो जाती है तो यहाँ करीब 5 फीट पानी, 4 फीट यहाँ पर जमा हो जाता है, निकलने की कोई जगह नहीं है। कितनी समस्याएं होती है उसके बाद? उससे समस्या, रोग यहाँ पर फैलता है, सारे लोग रहती तो बुखार आता है, डेंगू फैलता है, सारी गंदगियाँ, सारे कई प्रकार के हम रोग फैलते हैं इसकी वजह से। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्यों पानी यहाँ रुकता है, क्या कारण है? अब इसका कारण क्या बताएगी, इसको तो सोचना चाहिए सरकार को, ने जो यहाँ के है नेता, उनको विधायक जी को सोचना चाहिए। सभासद, अब तो सभासद का चुनाव हुआ, सभासद जी जीते हैं, उनको सोचना चाहिए। इसका कारण यही है कि इसको ऊंचा किया जाए, ये रोड बने और पानी का कहीं नाली बनाए, इसमें निकास करवाएं। निकासी का मतलब इसमें मार्ग दिया जाए? जी नहीं, उनसे तो हम लोग कई बार बोले हैं कि मंजूर हो गया। आप देखिए कब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इधर से तो स्कूली बच्चे भी आते रहते हैं? बहुत सारे बच्चे जाते आते हैं। जब यहाँ पर सारे गार्जियन रहते, परिवार रहता है, तो बच्चे रहते ही हैं। बाबा श्री काल भैरव की स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी की वर्ष 1954 में निर्मित स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की भव्य 71वीं शोभा यात्रा आगामी 7 जुलाई को चौखंबा स्थित काठ की हवेली से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में निकाली जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि 71वीं शोभा यात्रा में सर्वप्रथम आगे पुलिस घुड़सवार चलेंगे, उनके साथ ताशा बाजा के साथ भक्तगण ध्वजा पताका लिए अग्रिम पंक्ति में चलेंगे। साथ ही कमेटी के संस्थापक द्वय स्वर्गीय किशुनदास और स्वर्गीय भीकू सिंह की तस्वीर भी सुसज्जित रथ पर चलेगी। अध्यक्ष ने बताया कि गोविंदेश्वर महादेव की आकर्षक झांकी तथा डमरू दल भी शोभा यात्रा के केंद्र बिंदु होंगे। शोभा यात्रा काठ की हवेली चौखंबा से प्रारंभ होकर बीबी हटिया, जतनबर, विशेश्वरगंज, गोलघर होते हुए शोभा यात्रा काल भैरव मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। बाबा की स्वर्ण रजत प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित कर भव्य श्रृंगार, पूजन व भैरव भक्त जनों को दर्शन हेतु बाबा श्री काल भैरव की स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा सन 1954 से बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। इस वर्ष 71वीं शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्ण रजत प्रतिमा जो कि स्वर्णकार समाज के द्वारा निर्माण कराकर मंदिर प्रशासन को दिया गया था, वही मूर्ति प्रतिवर्ष साल में एक दिन निकलती है। स्वर्ण रजत प्रतिमा उसी का रथ पे श्रृंगार कर शोभा यात्रा के रूप में हम लोग निकालते हैं, और जो भी अपने परंपरागत मार्गों से होते हुए काल भैरव मंदिर के पास जाके समापन होता है शोभा यात्रा का। स्वर्ण रजत प्रतिमा का ही उस दिन श्रृंगार दर्शन होता है। शोभा यात्रा 7 जुलाई 2024 रविवार को प्रातः 7 बजे काठ की हवेली से प्रारंभ होकर बीबेटिया, जतनबर, दूधकटरा, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मध्यमेश्वर, मैदागिल, बुलानाला चौक होते हुए नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठटेरी बाजार, सूरकुआ से होते हुए गोलघर मैदान मंदिर पे आकर के शोभा यात्रा का समापन होता है। इस बार शोभा यात्रा आकर्षक के रूप में राधा कृष्ण की झांकी, शंकर पार्वती जी की झांकी, गोविंदेश्वर महादेव की झांकी के साथ इवेंट के जो कलाकार हैं हमारे नीरज सेठ जी है, उनके द्वारा आकर्षक प्रस्तुतिकरण होता रहेगा, जिसमें हनुमान जी है, राधा कृष्ण की झांकी है और शंकर पार्वती जी की। डमरू दल का वादन पूरे शोभा यात्रा में गुंजायमान रहता है। इसके साथ शहनाई वादन के साथ ही बाबा काल भैरव जी के स्वर्ण प्रतिमा रथ पे विराजमान होकर फूलों से सज्जित रथ पे विराजमान होकर चलती रहती है। वन महोत्सव के तहत इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में पौधरोपण किया गया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव 2024 के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी वन विभाग के रेंजर दिवाकर दुबे उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का महज एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करें। इस अवसर पर छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए वन अधिकारी दिवाकर दुबे ने कहा कि विद्यालय का पर्यावरण के प्रति यह लगाव और अपना उत्तरदायित्व अनुकरणीय है। उन्होंने छात्रों से पर्यावरण सुधार के इस पहल को आगे बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी समेत सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज अपने विद्यालय में वन महोत्सव सप्ताह जो 1 से 7 जुलाई तक चलना था, उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ वाराणसी वन प्रभाग के रेंजर महोदय माननीय दिवाकर द्विवेदी जी और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर वृक्षों का वृक्षारोपण हम लोगों के बच्चों के साथ करवाया गया। हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष इस वन महोत्सव सप्ताह को अपने आसपास के जितने हमारे पास पार्क, बगीचे और जो भी कॉलोनियों में खुले जगह हैं, वहाँ पर हम अपने विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, हमारा मैनेजमेंट कहता है कि आपका वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वह कहीं न कहीं आपके कैंपस के बाहर भी चलना चाहिए और हम उसको चलाते भी हैं। हमारे आसपास जितनी भी कॉलोनी हैं, जो भी हमारे पास खुले स्पेस हैं, जो पार्क हैं, प्रतिवर्ष हम लोग उसमें वृक्षारोपण हमारे चेयरमैन सर के निर्देशन में होता है। हम उन वृक्षों को मात्र लगाते ही नहीं हैं, हम उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी लेते हैं। हम उनको ट्री गार्ड से उनको कवर करते हैं, उनको बच्चों को सिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पर वृक्षारोपण आप लोगों ने किया है, आप समय पर जाकर उन पौधों की देखभाल करने की भी आप ही की भूमिका है और आप ही की जो है जिम्मेदारी है, वो कोई दूसरी एजेंसी नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे विद्यालय परिसर को हरित एक प्रकार से जो ग्रीन ड्राइव है, उसी के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को अपने विद्यालय परिसर में भी हम लोगों ने कई सारे काम ऐसे हमारे यहाँ होते हैं जो निर्माण के होते हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन और हमारे विद्यालय की जो सबसे बड़ी उन लोगों की सोच यही है कि एक भी वृक्ष को किसी प्रकार का कोई भी उनको, चाहे उनकी टहनी भी हो, कुछ भी कटना नहीं चाहिए। आप दूसरे काम से दूसरे तरीके से निकालिए, लेकिन वृक्षों को नुकसान न पहुँचाइए, ये हम लोगों की यहाँ की भावना है। और ये वन विभाग की तरफ से हर साल ये 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष ये वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसमें हम लोग भी कोशिश करते हैं कि तमाम समाज सेवी संस्थाएं या अन्य स्कूल के बच्चों के साथ मिल कर के इस वृक्षारोपण महाअभियान को जो है मनाते हैं और उनको एक जागरूक करते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष को जो है लगाया जाए। और जैसा कि शासन के द्वारा भी कहा गया है कि इस साल एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग लगाएं, उसके बारे में भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, तमाम अभियान चल रहे हैं। और अधिक से अधिक जैसा कि अभी इस साल जो है कम से कम हमारे इस वाराणसी जनपद में 14 लाख के पास जो है 14 लाख पौधे कुल लगाए जाएंगे। आज कहाँ कार्यक्रम हुआ है ये? आज कार्यक्रम ये आपके हिंदू इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में मनाया जा रहा है और एक कार्यक्रम अभी हमारा BHU में भी चल रहा है और इसी के माध्यम से छात्रों में क्या मैसेज दिया गया वन विभाग की तरफ से? छात्रों को वन विभाग की तरफ से प्लस स्कूल प्रबंधन की तरफ से या उनको मैसेज दिया गया है कि आप लोग भी अपने माँ के नाम अपने जन्म दिवस पे एक वृक्ष जरूर लगाएं और यहाँ से जाने के बाद भी आप अपने पास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें पौधा लगवाने के लिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। यही आज के दिन की जो है सबसे बड़ा महत्व है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU में छात्रों ने भिक्षाटन कर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने का ऐलान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के दृष्टिगत मधुबन पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विवेक सिंह ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में
तिरंगा झंडा लगाने के लिए गठित कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि तिरंगा झंडा लगाने के लिए कुलपति को नियम की आवश्यकता पड़ रही है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि महामना की बगिया में तिरंगा झंडा तो स्थापित होगा, चाहे प्रशासन कितना भी अवरोध उत्पन्न करे। सभी महामना के मानस पुत्रों, सभी देशवासियों एवं देशभक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आप सभी अपना राय ज़रूर प्रकट करें। जिस प्रकार महामना मालवीय जी के भिक्षाटन करके एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनवाया है, उसी पद चिन्हों पर महामना के मानस पुत्रों द्वारा भिक्षाटन करके परिसर में तिरंगा झंडा भी स्थापित किया जाएगा और परिसर में तिरंगा झंडा 15 अगस्त को आप सभी के सहयोग से लगाया जाएगा। आज 4 जुलाई 2024 को हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता दूं आप सभी दर्शकों को कि पिछले 5 महीना पहले हमने तिरंगा झंडा लगाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU में, जो कि सारे विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है, स्थापित किया गया है। अपने देश का आन बान शान तिरंगा झंडा अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगाने के लिए हमने आवेदन पत्र दिया और ये पत्र हमने वाइस चांसलर, यहाँ के कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, कुलगुरु सबको हमने दिया। उसके पश्चात हम लोग दिल्ली भी गए, प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी हमने पत्र दिया है और इस विषय में इन्होंने, यहाँ के कुलपति महोदय ने एक कमेटी का गठन किया जिसका रिपोर्ट 5 महीने के बाद आया है। मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट है, ये देखिए रिपोर्ट, आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, इस रिपोर्ट में जो कि कुलपति महोदय द्वारा कमेटी बैठाई गई थी, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश का आन बान शान तिरंगा झंडा स्थापित करने के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है कि आप लगाइए, मैंडेटरी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देशभक्ति का कार्य नहीं है? क्या ये देशद्रोह का काम है तिरंगा झंडा लगाना? मैं कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस पर आपको निर्धारित नियम चाहिए, आवश्यक नियम चाहिए कि नहीं आप तिरंगा झंडा लगाएं, तभी आप तिरंगा झंडा लगाएंगे। ये देश का शान का प्रतीक है। इसके लिए कई हम लोग के जाबांजों ने, देशभक्तों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी है इस तिरंगा का आन बान शान बचाने के लिए। और मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त को इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 150 फीट ऊंचा अपने विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा झंडा का स्थापना किया जाएगा। और मालवीय जी ने इतना बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, वो भिक्षाटन करके स्थापित कर दिया। तो हम लोग इस परिसर में तिरंगा झंडा स्थापना करने के लिए भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन करके केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा की स्थापना कर देंगे। इस विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी हो जा रहा है। मैं कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूं, स्पष्ट करें वो कि क्या उनकी मानसिकता है, क्या वो देशभक्त नहीं है? इस पर मुझे संशय है, बिल्कुल संशय है, क्योंकि पिछले कई महीनों से, लगभग वर्ष होने आ गए और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, ध्यान और योग को ख्याति और मान्यता दिलाने वाले महान चिंतक और प्रखर वक्ता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है, का देहावसान पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को हुआ था। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन शंकर जायसवाल ने किया। इस अवसर पर अनूप जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रसिद्ध सूत्र वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का स्मरण कराया। कार्यक्रम में मनीष चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद, प्रकाश, सुजीत, अंशु, जयकिशन जायसवाल, अनूप गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
आज हम सब ने नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि आज यहाँ माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने मनाया है। स्वामी जी के बारे में पूरा भारत नहीं पूरा विश्व ये जानता है कि उन्होंने हिंदुत्व और धर्म अध्यात्म के माध्यम से पूरे विश्व में जो भारतवर्ष को पहचान दी, आधुनिक भारत को, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। और उनका जो सूत्र वाक्य था कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये जो वाक्य आज के युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणाप्रद है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि एक चिर युवा के रूप में देश में जाने जाते हैं, मात्र 39 साल की आयु में जिनका निधन हो गया था, ऐसे स्वामी जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी 122वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति काशी विद्यापीठ एवं विशिष्ट अतिथि संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। शहर के मध्य में स्थित सबसे पुराने विद्यालय में आज तक कंप्यूटर लैब नहीं था, जिससे छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित होना पड़ता था। इस रिक्तता को भरने का बीड़ा रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने उठाया। इस महत्वपूर्ण कार्य में विशेष रूप से प्रमुख उद्योगपति जगदीश झुंझुनवाला का सहयोग रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने एवं विद्यालय प्रशासन ने रोटरी क्लब वाराणसी के द्वारा किए गए नेक कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन निर्मल जोशी ने किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पवन सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, राकेश गुप्ता, डॉक्टर अनिल गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन में ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज और रोटरी क्लब के सहयोग से एक अच्छी चीज़ हो रही है, एक अच्छी एक्टिविटी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सारा काम, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है वो बिट्स, बाइट्स एंड पिक्सल के ऊपर चला गया है। उसकी प्रोसेसिंग समझने के लिए कंप्यूटर की समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी ये बता रहा था कि रोज़ 400 मिलियन टेराबाइट डेटा जनरेट हो रहा है एवरी डे, और उस डेटा को समझने के लिए, उस डेटा की प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दें। हम लोग सोचते हैं मोबाइल है, मोबाइल के अंदर चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे जो डेटा बैकअप है, या कोई भी एक्टिविटी है, ट्रेन की बुकिंग करानी है, प्लेन की बुकिंग करानी है, तो डेटा बैकअप है, उसकी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टूडेंट को ये एक्सपोजर मिलेगा इनिशियल स्टेज में, और बच्चे जो है ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा, मैं कहूँगा एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि अच्छे काम के लिए हाथ मिलाने बहुत कम लोग कम हाथ मिलाते हैं, गलत काम के लिए सब लोग हाथ मिलाते हैं, अच्छे काम के लिए मिलाते हैं। रोटरी क्लब और ये कॉलेज दोनों हाथ मिला रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत है, शुभ चीज़ है। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पिशाच मोचन कुंड में युवक का तैरता मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस। हैदराबाद गेट से चितईपुर मार्ग की स्थिति बद से बदतर, सीवर के पानी से होकर गुजर रहे लोग। बाबा श्री काल भैरव की स्वर्ण रजत पंच बदन प्रतिमा की निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। और वन महोत्सव के तहत इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में हुआ पौधरोपण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।